मैं डॉक्टर नरेश कुमार, राजकीय महाविद्यालय मंडी आदमपुर, हिंदी विभाग। आज का जो विषय है वह भाषा का अर्थ एवं स्वरूप बताइए। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं समझते हैं। भाषा मानव के अर्जित संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि जिस किसी समुदाय में वह रहता है उसी समुदाय की भाषा को वह समझता है, सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक का जन्म पंजाबी भाषा परिवार में होता है, लेकिन उसका पालन पोषण तमिल भाषा परिवार में होता है, तो वह बड़ा होकर तमिल भाषा को ही सीखेगा, या कहें कि तमिल भाषा को ही अर्जित करेगा। इसलिए भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। भाषा के बिना मानव समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कह सकते हैं कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है, और भाषा मानव और मानव समूह के मध्य एक ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ते चली जाती है। जहाँ समाज है वहाँ निश्चय ही कोई न कोई भाषा भी अवश्य होगी, और जहाँ भाषा है वहाँ निश्चय ही कोई मानव समाज भी होगा। भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ, और मानव जाति के विकास की पृष्ठभूमि में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है, और यह भाषा विज्ञान की जननी भी मानी जाती है। भाषा के अर्थ एवं स्वरूप की बात करते हैं तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है, जिसका प्रयोग बोलने के लिए होता है, और बोलना भी मानव जाति का है, न कि पशु पक्षियों का। जब पशु पक्षियों की बात की जाती है तो उनकी भी एक अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से वह अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चींटियां बहुत ही समझदार होती है। वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से अन्य चींटियों को भोजन होने की सूचना भी प्रदान करती है। इसके साथ साथ अगर हम अन्य पक्षियों की बात करें तो कौवा, मोर, कोयल आदि पक्षियों की भाषा का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से कोई कौवा मर जाता है तो उसके ऊपर अन्य कौवे मंडराने लगते हैं, और जब बोलते हैं तो वह ऐसे लगता है कि जैसे वह आपस में पूछ रहे हो कि यह कैसे मरा, किसने मारा, क्यों मारा। इनकी भाषा को मानवेतर भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ भाषा से हमारा अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है। मानवेतर भाषा मानव भाषा से प्रकृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है।
मानव की भाषा असीमित है, लेकिन मानवेतर भाषा प्राय सीमित है। मानव भाषा उद्दीपन अनुक्रिया रूप में नहीं होती, परंतु मानवेतर भाषा प्राय उद्दीपन अनुक्रिया में होती है। मानव जाति द्वारा परस्पर विचार विनिमय के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पर आता है स्पर्श संकेत, नंबर 2 पर दृष्टि संकेत और नंबर 3 पर श्रव्य संकेत। जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, स्पर्श संकेत की, कि जिस प्रकार से कोई चोर किसी घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है, तो वह एक दूसरे को छूकर या एक दूसरे का हाथ दबाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। या कहें कि कोई नायक या नायिका अनेक लोगों के होने पर या अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के होते हुए एक दूसरे को छूकर या अपने एक दूसरे के हाथ दबाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। नंबर 2 पर दृष्टि संकेत की जब बात करते हैं, दृष्टि संकेत में बिहारी कवि का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा यहाँ पर उचित ठहरता है कि कहत नटत रेजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ बिहारी कवि नायक और नायिका के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अनेक लोगों के होते हुए भी वो किस प्रकार से दृष्टि संकेत के माध्यम से आपस में बातें करते हैं। तो इस दोहे में प्रस्तुत है कि कहत नायक है, वो नायिका से मिलने के लिए कहता है, तो नटत नायिका उससे मिलने के लिए मना कर देती है। रिजत तो नायक है, वो नायिका को मनाता है, रिझता है। खींचत तो नायिका उस पर थोड़ा गुस्सा होती है, मना करती है। मिलत और फिर मिलने के लिए हाँ कर देती है। खिलत नायक खिलता है, प्रसन्न हो जाता है, तो लज्जात नायिका है वो लज्जा जाती है। भरे भवन में अनेक लोगों के होते हुए भी करत है नैनन ही सब बात, आंखों ही आंखों में बात करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी भी कक्षाओं में दृष्टि संकेत का प्रयोग करते हैं। तीसरे की जब बात करते हैं श्रव्य संकेत की, तो सामान्य बातचीत में हम श्रव्य संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसमें वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है और श्रोता उसे सुनकर भाव या विचार ग्रहण करता है। भाषा से अभिप्राय श्रव्य संकेतों से है, जिनका प्रयोग हम परस्पर विचार विनिमय के लिए करते हैं। भाषा विज्ञान में हम इसी भाषा का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं।